सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कितनी तरह के ये मॉलिक्यूल्स हैं और इन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहा क्यों जाता है। ये एक लंबी डिबेट है, तो स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले हमें पता होना चाहिए द ब्रांच विच इज बायोकेमिस्ट्री। इट इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is concerned with the chemical and physiochemical processes and substances that occur within the living organisms। दो बातें होंगी, एक कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और एक है फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस। अब केमिकल प्रोसेसेस क्या है? केमिकल प्रोसेसेस ये हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी तरह के भी या जिस तरह के भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑल आर अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। लाइक ऑक्सीजन गैस हमने इनहेल की, ये ऑक्सीजन गैस लंग्स तक जाती है और फिर लंग्स इसे ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के तमाम पार्ट्स के तमाम सेल्स तक का। सेल उस ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करता है और उसके ज़रिए ग्लूकोज बेसिकली क्या किया जा रहा होता है, ब्रेक डाउन किया जा रहा होता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स के जरिए ही एलिमिनेट आउट यानी कि एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो इट इज द केमिकल प्रोसेसेस। और अगर हम बात करें फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस की, तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग टू कंट्रोल और कैरी आउट द मैकेनिज्म ऑफ फंक्शंस। अब हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, लाइक द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम। So all are the physiochemical processes which are involved with the secretions of chemicals। chemicals भी रिलीज होंगे यहाँ से। So that is why I usually call this terminology as a physiochemical processes। कि physiochemical processes क्या है? वो chemical processes जिसके अंदर कोई लाइफ कैरिंग एक्टिविटी है, कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। एंड अगेन व्हाट, अगर हम लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So the processes and the substances with which the science of biochemistry is concerned, ये वो मैकेनिज्म्स हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर जो है वो बायोकेमिस्ट्री टोटली जो है वो रिलाई करती है। अब बायोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं? तो याद रखिए एटलीस्ट अराउंड, कहना चाहिए अराउंड 40 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। मुख्तलिफ एलिमेंट्स जैसे हम अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है ग्रुप 1 से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम है ग्रुप 2 से। इसी तरह से 40 एलिमेंट 40 एलिमेंट्स आर फाउंड इनसाइड द लिविंग बॉडी, जिसमें लीस्ट कंपोजिशन, सबसे कम कंपोजिशन में सल्फर पाया जाता है। फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर, सबसे पहले जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए इंसान के जिस्म के अंदर, दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अभी किस फॉर्म में पाए जाते हैं ये डिटेल हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हम फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला यूनिट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा भी है, प्रोटीन भी आपको एनर्जी देगा, फैट्स और लिपिड्स भी आपको एनर्जी देंगे, बट द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द कार्बोहाइड्रेट। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि अगर आपको, आपकी तबीयत खराब है, अगर आपको जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज केसेस में हम यूजुअली ये करते हैं कि पेशेंट को या सब्जेक्ट को जो है पानी के अंदर नमक या शुगर डिसॉल्व करके पिला देते हैं, बिकॉज दीज शुगर्स आर बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट्स, और यही सबसे पहले आपकी बॉडी में आके एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगी। और ऐसे ही हॉस्पिटल्स में भी अगर हम देखें कि कोई फर्स्ट एड पेशेंट हो या ऐसा कोई पेशेंट हो जो इमरजेंसी में लाया गया, तो उसकी अगर कंडीशंस को, सिम्टम्स को ज़ाहिर तौर पे देखा जाए, तो पहली कंडीशन में हम ये डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, और जब तक का प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो जाती, उस पेशेंट या सब्जेक्ट को हम ड्रिप के ऊपर रख देते हैं ताकि उसकी बॉडी में जो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है या ज़ाया हो चुकी है वो उसे इस्तेमाल कर सके या दोबारा बना सके बाय द हेल्प ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स। मैमेलियन सेल, तमाम मैमल्स की बात हो रही है, नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स। द यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स 70% ऑफ वाटर। तकरीबन सेल में पानी की जो मकदार है वो 70% है।
इसके बाद जो 30% बचता है, वो 30% चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि वो 30% सेल वॉल के सेल वॉल का पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है, न्यूक्लियस का होता है, उसमें साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज यानी कि गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, लाइपोसोम्स है वगैरह। तो 70% वाटर जो है वो पाया जाता है इंसान की बॉडी में। इसके बाद ऑस्टियोसाइट सेल्स कहते हैं बोन सेल्स। हमारी बॉडी की जितनी भी पार्ट्स है बोन्स, जैसे कहा जाता है कि साइंटिफिकली वी आर कंपोज्ड ऑफ अराउंड 206 बोन, 206 हड्डियां हैं। ऑस्टियोसाइट सेल्स कंटेन्स 20% ऑफ वाटर, यानी कि इन सेल्स में जो पानी की मिकदार है वो 20% तक पाई जाती है। इस चार्ट में मैं बेसिकली ये आपको बता रहा हूँ कि ये एलिमेंट्स जो हमने अभी बात की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद हैं। इनके एटॉमिक वेट्स क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है, और परसेंटेज बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है इनकी कितनी कंपोजिशन परसेंटेज के हिसाब से पाई जाती है। सो फर्स्ट एलिमेंट इज द कार्बन। एटॉमिक नंबर आपको पता है, दैट इज 6, मास नंबर इसका 12 है, formed in the form of carbon dioxide, basic element of organic compounds, and it is fixed during photosynthesis। यानी आपको मालूम कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इंसान की बॉडी में जो इसकी परसेंटेज पाई जाती है, दैट इज 18.5%। देन द हाइड्रोजन गैस, एटमिक नंबर 1, एटमिक वेट भी इसका 1 है। इट इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और इसके बारे में अगर हम बात करें, इसका फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 9.5% इसकी पाई जाती है ह्यूमन बॉडीज। ऑक्सीजन, atomic number is 8 and weight is the 16। ऑक्सीजन यूजुअली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पाई जाती है, which is used in aerobic respiration। ये aerobic respiration कहते हैं, क्या होती है respiration, वो मैकेनिज्म जिसके जरिए बॉडी अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को ब्रेक करती है बाय द या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोज रिस्पायरेशंस आर कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब आपकी बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आप जो रिस्पायरेशन करोगे वो एरोबिक होगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है दुनिया में जिन्हें ऑक्सीजन गैस की जरूरत नहीं पड़ती इस ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। सो दे अंडरगो द टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। 6.5% ये मौजूद है ह्यूमन बॉडी में। देन अनदर गैस इज द नाइट्रोजन, और एलिमेंट इज द नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर इज 7 एंड एटॉमिक मास इज द 14। किस फॉर्म में है, नाइट्रेट की फॉर्म में, अमोनियम की फॉर्म में ये पाई जाती है। इट इज यूज्ड इन द अमाइनो एसिड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के काम आती है। प्रोटीन कैसे बनेगा, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और को एंजाइम को फैक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और को एंजाइम को फैक्टर क्या होता है, चैप्टर 6 के अंदर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 3.3% ह्यूमन बॉडी के अंदर ये मौजूद है। इसके बाद है फास्फोरस। एटॉमिक नंबर इज 15 एंड मास नंबर इज 31। किस फॉर्म में मौजूद है ये फॉस्फेट की फॉर्म में मौजूद होती है। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एटीपी की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोएंजाइम्स एनएडी यानी कि निकोटीन डायमाइड के इस्तेमाल करते हैं, और निकोटीन डायमाइड फॉस्फेट बनाने के लिए, निकोटीन अमाइड डाइफॉस्फेट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में इसकी 1% है। सल्फर जो हमने पहले ही कहा कि इट इज फॉर द लीस्ट कंपोजिशन, अराउंड 0.3% ये बॉडी में मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। और इसका काम क्या है, इट इज एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन, और कोएंजाइम्स के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। फर्स्ट बायोमोलिक्यूल विच इज इंक्लूडिंग अवर कोर्स कंटेंट इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहना द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज derived from the French terminology और हाइड्रेट डाइकार्बोनेट। हाइड्रेट का वर्ड जब भी इस्तेमाल करेंगे हम, ये केमिकली रेफर करता है वाटर मॉलिक्यूल को। तो हाइड्रेट का मतलब हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल होगा, और डाइकार्बोनेट, दो कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। दूसरे अल्फाज में, इट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट को जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसका यूजुअली फॉर्मूला होता है CnH2O, N यानी कि C और H2O इसके अंदर पाया जाता है।
यहाँ पे n से मुराद नाइट्रोजन हरगिज नहीं है, इससे मुराद जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं कि कार्बन के कितने मोल्स जो है वो मौजूद हैं। ये किस तरह से फॉर्मूला होगा नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द, अगर इसकी मजीद डेफिनेशंस की बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज एन अवॉइड दैट कि organic substances constitute about 1% by weight generally called sugars except polysaccharide। polysaccharide क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की तीन फैमिलीज होती हैं। सबसे पहले है मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 इसका कहलाता है डाइसैकेराइड्स, नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% बाय वेट जनरली कॉल्ड शुगर्स, जिनके अंदर, जिसको यूजुअली जो है हम शुगर रेफर करते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट में होगा क्या? नंबर 1 कार्बन पाया जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन पाया जाएगा और तीसरा एटम ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। किस तरह से? इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली फाउंड इन द सेम रेशियो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो तकरीबन जो है वो सेम होती है, फाउंड द सेम रेशियो एज इन द वाटर, जैसे कि पानी में पाई जाती है। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 पाया जाएगा। मतलब अगर हाइड्रोजन के दो एटम मौजूद होंगे तो ऑक्सीजन का एक एटम होगा उस मॉलिक्यूल में। इसी तरह से उस मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन 2 होंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन अगर 6 है तो ऑक्सीजन उसमें 3 होंगे। तो ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिलेशनशिप हो गया। कार्बन कैसे होता है, इसका कोई फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज CN। कार्बन की तादाद आपने यहाँ पर देख रही होगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? यूजुअली अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑन द बेस ऑन द टेस्ट की बुनियाद पे हम कार्बोहाइड्रेट को दो क्लासिफिकेशन में शामिल करते हैं। नंबर 1 इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड नंबर 2 इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अगर टेस्ट की बात करें, जायके की बात करें, तो इस बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट दो तरह का है, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसे हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं या डाइजेस्ट हो जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का जो मैकेनिज्म होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड द शुगर्स लाइक सुक्रोज व्हिच डाइजेस्ट क्विकली। ये शुगर्स हैं जो हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, वही वाली शुगर सुक्रोज कहलाती है और बहुत तेजी से जो है ये डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अलावा कौन सी शुगर्स हैं? इसके अलावा फ्रूट शुगर भी हो सकती है। इसके अलावा शुगर जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड ग्रेन्स हैं, जो कि ये तमाम टाइप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आती है। वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही या देर से डाइजेस्ट कर रही है, दैट इज इंक्लूडिंग ग्रीन या स्टार्ची वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको मालूम है, होल ग्रेन्स की बात करें और बीन्स की बात करें, सो दीज आर बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिपेंडिंग और बेसिस इसकी ये है कि इसकी बुनियाद टेस्ट पर होती है। ये पहले बात कर चुका हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन होती है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। अब अगर किसी को ये समझ रहा है कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, डाइसैकेराइड्स क्या है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है, तो वो मेरी सेकंड ईयर की वीडियो जो है वो देख ले वहां जाकर, उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है। इस वीडियो में, इस सेशन में ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है और ये नाम भी पार्ट नहीं है इस वीडियो का, लेकिन फिर भी मैंने एक जनरली आइडिया दिया है कि कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। अगर किसी को डिटेल पढ़नी है तो वो जाकर वीडियो पर देख सकता है। सेकंड ईयर बायोलॉजी की ये वीडियो है। फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, मतलब हमारी बॉडी के अंदर काम क्या कर रहा है? कि कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइडर है, तो इट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए इसकी एनर्जी को, ये एनर्जी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, लाइक द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इसी तरह से एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये तमाम प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म, स्पेशली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी, दैट इज द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा, दैट इज द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो उसको बनाने में, उसको तोड़ने में जो है किसका हाथ है? कार्बोहाइड्रेट का हाथ है। इट एक्ट एज अ फूड मॉलिक्यूल, फूड स्टोरिंग मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है। मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर आपको ग्लूकोज की जरूरत है, आपने ज्यादा ग्लूकोज खा लिया और बॉडी एक ऐसी कंडीशन से गुजर रही है जो कि स्टार्वेशन पीरियड है,
तो उस हालत में भी या उस कंडीशन में बॉडी अपने पास इस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल फास्टिंग पीरियड, कि इंसान जो है वो रोजा रख रहा है, तो अब जो सहरी के अंदर उसने जो भी खाना खाया था उसमें डेफिनेटली ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो है वो मौजूद होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट जितना आपकी बॉडी को डिमांड थी, वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में इस्तेमाल कर दिया, लेकिन जो इजाफी बच गया, बॉडी उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लूकागोन में। एक कंपाउंड होता है व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लूकागोन, और ये ग्लूकागोन उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब बॉडी को एक्सटर्नली तौर पे ग्लूकोज नहीं मिल रही, यानी कि 6 घंटे का ड्यूरेशन है, आपकी डाइजेशन खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा भूख लगेगी। अब आपने उस 6 घंटे के बाद ग्लूकोज तो आप नहीं खा रहे, 6 से 7 घंटे 8 घंटे हो गए, अब बॉडी को एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं भाई, अब कार्बोहाइड्रेट एक्सटर्नली जो है वो नहीं मिल रहा, कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, लिहाजा बॉडी उस ग्लूकागोन को, जो ग्लूकोज को इजाफी ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था ग्लूकागोन को, उसे दोबारा ग्लाइकोजन के जरिए ब्रेक करके फिर से ग्लूकोज बनाती है। फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल इज द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को अगर मैं यहीं से समझाऊं तो याद रखिएगा कि प्रोटीन जो बनता है दैट इज मेड अप ऑफ या दैट इज मेड बाय द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की हेल्प की वजह से ही या अमीनो एसिड्स के लिंकेज की वजह से ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। अगर अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में पेप्टाइड लिंकेज बनाकर कंबाइन नहीं होते तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी नहीं बन सकता। तो अमीनो एसिड के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर हमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप जो है वो नजर आएगा। तो प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। सबसे बड़ी मिकदार में पाया जाने वाला जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है। दे फॉर्म अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। स्टार्ट में सर कह रहे थे कि 70% पानी है, अब कह रहे हैं कि 50% जो है वो प्रोटीन है। 70% वाटर है, अगर उस सेल को ड्राई कर दो, पानी निकाल दो, डिहाइड्रेट कर दो, तो अब जो हिस्सा बचेगा, यानी कि उसमें से तुमने सारा पानी निकाल दिया, अब जो आपके सेल का वेट है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द प्रोटीन, उसमें 50% प्रोटीन शामिल। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सेल के बनाने में, सेल की फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन का एक बड़ा हाथ है। इसी तरह से मसल्स की ग्रोथ हो रही है, बोन्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट के मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बन रहा है, हेयर प्रोटीन है, हमारी नेल प्रोटीन है, इसी तरह से मसल्स की जो प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, बेतहाशा प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर है, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द आर्किटेक्चर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। और अगर ये प्रोटीन ही नहीं होगी तो इसकी वजह से बहुत सी बीमारियों का सामना इंसान को करना पड़ सकता है। अभी बात की है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, और पॉलीमर्स क्या है ये केमिस्ट्री में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि पॉलीमर्स वर्ड जो है ये क्या होता है। पॉलीमर्स अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो वर्ड पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और मर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे मोनोमर्स है। मोनोमर्स मतलब मॉलिक्यूल है। जब अमीनो एसिड के दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। अब प्रोटीन बनेगा, यानी अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूल मोनोमर कहलाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी मोनोमर, तीसरा मॉलिक्यूल भी मोनोमर, चौथा मॉलिक्यूल भी मोनोमर। तो ये 100 मॉलिक्यूल अलग अलग पड़े हुए थे, हम इन 100 मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहेंगे। लेकिन जब ये 100 मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ अ लिंकेज, कोई बॉन्ड बना लेंगे, अभी उस बॉन्ड का नाम रख देते हैं कि वो पेप्टाइड बॉन्ड बना लें। तो अब ये जो बॉन्ड बना, अब ये जो 100 अमीनो एसिड थे ये एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद नतीजे में जो बनेगा दैट विल बी द प्रोटीन, वो प्रोटीन कहलाएगा। प्रोटीन आर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद यील्ड्स अमीनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन में से अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि वाटर को निकाल देते हैं, हाइड्रोलाइसिस वाटर को डाल देते हैं, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कि बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स है विच आर रिपीटेडली फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड जो है वो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म में? एनिमल्स में पाए जाएंगे, ये प्लांट्स में पाए जाएंगे, ये माइक्रोब्स के अंदर पाए जाएंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में पाए जाएंगे।
कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। इन सब में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल है, कोलेजन है। एंड रिबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन, और प्लांट की बॉडी में पाए जाने वाला सबसे अबंडेंट मिकदार में जो प्रोटीन है, दैट इज द रिबिस्को प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, यानी कि प्रोटीन ने बनना है, सिंथेसिस का वर्ड जब भी इस्तेमाल करेंगे हम बायोलॉजी में, इसका मतलब ये होता है कि बनने की बात हो रही है। तो प्रोटीन बनेगा कैसे, ये तो बात की बात हो गई। प्रोटीन की ये सिंथेसिस, ये बनने का जो अमल है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। ये डीएनए कंट्रोल करता है। इसी तरह से मजीद अगर डिस्क्रिप्शन में बात करें, तो द नेम ऑफ द प्रोटीन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट बर्जीलियस। और ये वही बर्जीलियस है जिसने बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट, जो हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, वही वाला बर्जीलियस है। इन 1838 एंड मर्लर इन 1883। तो सबसे पहले जो नाम प्रपोज किया वो ब्राजीलियस ने प्रपोज किया 1838 में, और उसके बाद यही नाम मर्लर ने 1883 के अंदर बताया। अगेन पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे बाय द पेप्टाइड लिंकेज, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। It constitutes about 50% dry weight of the cell, composed of amino acid like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus. It is the building block of tissue. Tissue के अंदर जो है सबसे ज्यादा बनने के अंदर, सब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, टिश्यू बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो प्रोटीन का होता है। जैसे हम मुख्तलिफ प्रोटीन्स को देख रहे होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो मोस्टली जो है इस प्रोटीन्स की वजह से ही वजूद में आते हैं। ज्यादातर कहाँ पर हमें ये देखने को फिजिकली नजर आ सकता है, ये हेयर में, स्किन में, नील्स में, फेदर्स में नजर आएगा। सोर्सेस क्या है, हम कहाँ से प्रोटीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं डाइट में, कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो। तो ये सोर्सेस हैं एग, हम अंडे से प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, मीट, और स्पेशली रेड मीट के जरिए जो है हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। फिश के अंदर प्रोटीन है। मिल्क, ये एक ऐसा कंपोनेंट है मिल्क कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स, प्रोटीन्स भी है। इसके अंदर जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल, तमाम चीजें जो है वो, मिनरल्स भी जो है वो मिल्क में मौजूद है। तो पल्सेस दालें, जिसे उर्फाम में कहा जाता है। अब ये तो बात हो रही ना कि प्रोटीन 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 प्रोटीन, और कि प्रोटीन बन कैसा रहा है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड, तो कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप्स, अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कि याद रखो, जो अमाइनो एसिड्स है, इस अमाइनो एसिड्स के अंदर दो बेसिक फंक्शनल ग्रुप हैं, और इसके नाम मैंने स्टार्ट में लिए थे कि अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, यानी कि एक मोनोमर है, जिसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम है ये कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी हमें मालूम है, कार्बन की वैलेंसी जब भी होगी वो 4 ही होगी, यानी कि 4 बॉन्डिंग बना रहा होगा। तो एक बॉन्ड इसने आर के साथ बनाया, जो कि अल्काइल कहलाता है। दूसरा बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है। तीसरा बॉन्ड ये मजीद एक और कार्बन एटम के साथ बना है, और चौथा बॉन्ड इसने एक नाइट्रोजन एटम के साथ बना लिया। तो इसका मतलब इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 5, सो इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन एटम के साथ शेयर कर लिया, दूसरा एटम इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और तीसरा एटम इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो इस तरह से नाइट्रोजन की वैलेंसी भी मुकम्मल हो गई। अब आते हैं इस कार्बन की तरफ। इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 ही होगी। तो इसने एक वैलेंसी बैलेंस कर ली है अपनी इस कार्बन के साथ, दूसरी वैलेंसी इसने बैलेंस की है ऑक्सीजन के साथ, और बाकी की 2 वैलेंसी इसने मुकम्मल कर ली ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से इस कार्बन की वैलेंसी भी मुकम्मल है। और अगर ऑक्सीजन को तुम देखो, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 6, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब देखो इसको देखें, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने डबल बॉन्ड बनाया और वैलेंसी मुकम्मल कर ली। इसके पास क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है कार्बन के साथ, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बचा वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो इस तरह से ये तो मैंने आपको बताया कि इन तमाम एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज है ये मुकम्मल है। अब याद रखो कि कार्बन के साथ ये जो स्ट्रक्चर जुड़ा है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो स्ट्रक्चर जुड़ा है ये स्ट्रक्चर अमाइनो ग्रुप का कहलाता है। तो याद रखिए, अमाइन ग्रुप इज अ बेसिक, ये बेस होता है, ये एल्कलीज में से है।
वेयर एज कार्बोक्सिलिक इज एसिडिक, जबकि कार्बोक्सिलिक जो है ये एसिडिक है। तो याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एसिडिक और बेसिक दोनों जो कहना चाहिए कि पोल्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये जो आर साइड चेन की बात कर रहे हैं, दिस आर कैन बी एच इन ग्लाइसिन। अगर ग्लाइसिन है तो ये एच होगा, अगर एलानीन है तो ये CH3 होगा, हाइड्रोमेक्साइल होगा इन सेरीन के अंदर। इन अदर्स इट कैन बी हाइड्रोकार्बन चेन और साइक्लिक ग्रुप। अब ये क्या बात हो गई, इतनी सारी, ग्लाइसिन क्या, एलानीन क्या, हाइड्रोक्सी मिथाइल क्या है। तो मैंने बात की थी कि यूजुअली द प्रोटीन विच इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, इन द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेनली जो प्रोटीन बना होगा वो 20 अमाइनो एसिड से बना होगा। उन 20 अमाइनो एसिड्स में से मैंने 3 के नाम यहाँ पे लिखे। एक ग्लाइसिन, ये अमाइनो एसिड है, एलानीन अमाइनो एसिड है, हाइड्रोक्सी मिथाइल इट इज एन अमाइनो एसिड। ये बेसिकली जो है ये अमाइनो एसिड के नाम होते हैं। तो all amino acids contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, but some of them additionally contain sulfur। कह रहे हैं कि किसी के पास जो है वो सल्फर हो सकता है एडिशनली तौर पे, लेकिन somehow all amino acids must have the carbon, hydrogen, oxygen और nitrogen। ये हमें स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कि कार्बन भी है इसके पास, हाइड्रोजन भी है इसके पास, नाइट्रोजन भी है इसके पास, ऑक्सीजन भी है इसके पास, सल्फर कोई किसी एक्सेप्शनल केस में जाकर मौजूद हो सकता है। Physical and chemical properties of amino acids are due to amino, carboxyl and R function। इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस बुनियाद पर होंगी, 3 बुनियादों पर होंगी। अमाइनो ग्रुप पर होंगी, कार्बोक्सिल अमाइन ग्रुप है तो इसका मतलब ये बेसिक है, कार्बोक्सिल ग्रुप है तो इसका मतलब ये एसिडिक है, और आर यानी कि फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप भी ये डिसाइड करेगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। एंड अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू 7 ग्रुप्स। अमाइनो एसिड 7 मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब ये जो पेप्टाइड फॉर्मेशन की मैंने बात की थी ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर किस तरह से नजर आता है अमाइनो एसिड का, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा कैसे, इस पर बात करते हैं। तो देखो अभी हमने कहा था कि ये नाइट्रोजन ये अमाइन ग्रुप है, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये आर ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, इसके साथ जो है COOH लगा हुआ था, यानी कि कार्बन और 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। हुआ क्या, बेसिकली ये इस स्ट्रक्चर को भी फोकस करो कि ये स्ट्रक्चर एक और बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर इसके सामने आकर लग जाए। यही स्ट्रक्चर, आई रिपीट, मैं अभी बात दोहरा रहा हूं कि ये ही स्ट्रक्चर दोबारा से मैं ड्रॉ कर दूं इसके सामने। अब अगर इसके सामने मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा तो होगा क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन एटम्स आ गए। अब चूंकि इस नाइट्रोजन ने एक और मजीद हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, इट विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना मजीद शेयर कर दिया। अब इसने मजीद अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। दूसरी तरफ ये जो CHR था ये एज इट इज है, ये कार्बन ऑक्सीजन था ये भी एज इट इज है। ये जो H और O था इसकी बात हम बाद में करते हैं। ये NH ये हमने लिखा एज इट इज, ये CHR ये भी एज इट इज आ गया, और उसके बाद COO ग्रुप ये भी एज इट इज आ गया। अब ये बचे जो ब्लूइश कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ 1H और ये 2H एंड दिस इज द ऑक्सीजन एटम। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट हो जाएंगे। स्टार्ट में बात की थी कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर विल बी टेकिंग प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। आई रिपीट, एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दूसरे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के साथ, दोनों अमीनो एसिड है तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों के पास ही जो है वो अमाइन ग्रुप होगा, दोनों के पास ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। बेसिकली हुआ क्या, मिलाने के लिए आपने राइट हैंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रखा, जो ऊपर मौजूद था वैसे ही राइट हैंड स्ट्रक्चर बनाया, लेफ्ट हैंड पे जैसे स्ट्रक्चर था वो वैसे ही बनाया। आई रिपीट कि नाइट्रोजन इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम आपने बनाए, ये कार्बन एज इट इज आपने बना दिया जो यहाँ पर ड्रॉ है, इसके साथ H और R ग्रुप था ये भी आपने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। इसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन ग्रुप था ये भी आपने लगा दिया। इसके बाद ये जो HO और ये H था ये एलिमिनेट हो गए, तो अब ये कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ। The direct combination or this direct bonding is called as the peptide linkage। ये जो लिंकेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टार्ट से, ये लिंकेज जो है वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। इसके बाद नाइट्रोजन के पास बचा है अब एक हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, कार्बन HR का, कार्बन HR भी मौजूद है और ये कार्बन टर्मिनल भी मौजूद है। तो ये तो सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स जुड़े। इस तरह जब एक बड़ी तादाद अमीनो एसिड्स की, हजारों की तादाद में अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, वाटर को एलिमिनेट करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे 2 अमीनो एसिड मिलकर, अब जो ये 100 या 1000 की तादाद में जो ये अमीनो एसिड मिलेंगे, अब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा।
तो अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड सीरियली बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। कैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये कार्बन, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये चारों मिलकर आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, विच इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। और ये बनेगा किसके दरमियान में? इट फॉर्म बिटवीन द अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हमने अभी देखा एक कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा अमाइन ग्रुप के दरमियान में ये पेप्टाइड लिंकेज बना था। सो द चेन हैविंग टू अमाइनो एसिड्स, इस चेन के दो अमाइनो एसिड्स होंगे which are linked by a peptide bond, it is called dipeptide। डाइपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं? डाइपेप्टाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ये दो पेप्टाइड होगा ना, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, तो डाइपेप्टाइड हो गया। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, ये सीक्वेंस एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक होगा। फंक्शनल प्रोटीन्स क्या है हमारी बॉडी में? मुख्तलिफ प्रोटीन है और ये मुख्तलिफ प्रोटीन मुख्तलिफ जगहों पर है। जैसे अगर हम देखें स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज केराटिन प्रोटीन इन द हेयर मौजूद है। कोलेजन इसकी एक और एग्जांपल है। एंजाइमेटिक प्रोटीन पेप्सिन का नाम सुना है कि डाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ अगर आप वीडियोस देखेंगे मेरी यूट्यूब पर तो वहां पर भी मैंने बड़ी डिटेल में बात की है कि पेप्सिन किस तरह से डाइजेशन कंट्रोल करते हैं। तो अगेन व्हाट पेप्सिन इज अगेन एन एंजाइमेटिक प्रोटीन। एंजाइम जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी हो सकता है, सॉरी जो प्रोटीन हो सकते हैं वो ट्रांसपोर्टिव भी हो सकते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन। इसी तरह से हार्मोनल प्रोटीन भी होते हैं, यानी कि हार्मोन्स में पाए जाने वाले प्रोटीन, लाइक इंसुलिन प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कहाँ पर मौजूद है? हार्ट में मौजूद है, एक्टिन मायोसिन मसल्स के अंदर ये प्रोटीन मौजूद है। स्टोरेज के तौर पे ओवर एल्ब्यूमिन। जेनेटिक प्रोटीन भी है, न्यूक्लियो प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन, जो बार बार हम बात करते हैं ना, एंटीबॉडीज, एंटीजन, एंटीजन, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन है, और यही प्रोटीन होता है जो हमें वायरसेस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन शॉर्ट ये कि पैथोजन से लड़ता है, दैट इज द डिफेंस प्रोटीन। और शॉर्टली मैं उसे कहूंगा कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन है। रिसेप्टर प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि हार्मोन्स और वायरसेस को रिसीव करते हैं सेंसस के तौर पे। बात करते हैं तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं सिंपल प्रोटीन। दे आर कंपोज्ड ओनली ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, यानी कि वो प्रोटीन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड पाया जाए, वो प्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन कहलाता है। लेकिन अगर इस अमाइनो एसिड के साथ देयर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आकर अटैच हो जाए, तो अब ये प्रोटीन आपकी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाती है। और ड्राई प्रोटीन क्या है? दे आर डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव टू, यानी कि सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के डीनेचर्ड होने के बाद अब जो प्रोटीन बनेगी, नाम से समझ में आ रहा है कि ये ड्राइव की गई है, तो इट इज कॉल्ड एज ड्राई प्रोटीन। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन करती क्या है हमारी बॉडी के अंदर? इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, एक्सेलरेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिकल रिएक्शंस एज अ एंजाइम। इसी तरह से ग्रोथ फैक्टर के तौर पे काम कर रही है, ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पे भी काम करती है, जीन एक्टिवेटर के तौर पे ये काम करते हैं। और फिर बात की हमने एंटीबॉडीज, एंटीजन और फिब्रिन के तौर पे भी ये काम करती है। ये तो वो सारी बातें हो गई प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बनी कैसे, प्रोटीन बनने के बाद क्या हुआ, किस तरह से हमारी बॉडी में काम हो रहा है, प्रोटीन सोर्सेस क्या है। अब बात करते हैं वो कि अगर हम प्रोटीन को इस्तेमाल ही ना करें तो क्या होगा। तो प्रोटीन एनर्जी malnutrition, which is also called as PAM, refers to inadequate availability or absorption of energy and proteins in the body। मतलब आपकी बॉडी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, आप प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जितनी आपको डेली रिक्वायर्ड थी प्रोटीन, आप उस प्रोटीन को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट विल रिजल्ट इन द इनएडिक्वेट, या आपकी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगी प्रोटीन। जिसकी वजह से अगर ये तो बच्चों में हुआ ना, अगर छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, दैट आर प्रोटीन डेफिशिएंट, उनकी बॉडी में प्रोटीन की जो है डेफिशिएंसी थी, इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ, तो उसमें उस बच्चे की जो है वो डेथ हो जाएगी। इसके अलावा क्या डिजीजेस हो सकती है? क्वाशिकोल डिसऑर्डर हो सकता है और मरासमस। अब ये क्वाशिकोल क्या है? इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी इन द डाइटरी प्रोटीन, वो प्रोटीन जो आपने डाइट में लेनी थी, बाय द हेल्प ऑफ द, बाय द intake of the milk, by the intake of the pulses, by the intake of the meat, by the intake of the fish, ये वो चीजें आपने डाइट में इस्तेमाल ही नहीं की। तो अब ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रोटीन इस्तेमाल नहीं की और कल आप देखो कि आपको क्वाशिकोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, आपने बहुत अरसे से जो है वो प्रोटीन इस्तेमाल ही नहीं की।
और अब जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इट विल रिजल्ट इन द क्वाशिकोल डिसऑर्डर। तब जो है ये क्वाशिकोल डिसऑर्डर जो है वो जन्म देगा। जैसे अगर मैं एक जनरल एग्जांपल की बात करूं तो हम देखते हैं कि इंटीरियर सिंध में, अंदरून सिंध में, वहां पर ऐसे भी इलाके हैं, नाम मैं नहीं ले सकता वीडियो पे, वहां पर ऐसे भी इलाके हैं जहां पर लोगों को खाने के मसाइल हैं, पीने के मसाइल हैं। उन लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरतें पैदा करने के लिए, पूरी करने के लिए उनके पास खाना मौजूद नहीं है। जब उनके पास खाना मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ से दूध पिएँगे, वो कहाँ से उनके पास जो है वो फ़िशेज़ आएँगी, कहाँ से वो गोश्त खाएँगे, मीट के ज़रिए प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे। उनके पास ऐसी कोई सोर्स नहीं है जहाँ से वो प्रोटीन को इस्तेमाल करें। तो अगर आप जाकर सर्च करें तो आपको बहुत आसानी से मिलेगा कि इतने सारे डिसऑर्डर प्रोटीन के डेफिशिएंसी से अंदरूनी सिंध में भरे पड़े हैं। अब ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन नहीं खाया तो तीसरे दिन प्रोटीन के डिसऑर्डर जो है वो कॉज़ हो जाएगा। नो, एक लंबे टाइम तक का जो है वो आपने प्रोटीन को इस्तेमाल ही नहीं किया, अब ये जो है वो इस तरह का डिसऑर्डर जो है वो कॉज़ होगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर आप प्रोटीन का डिसऑर्डर सिर्फ़ ये नहीं है कि क्वशिक और मरासमस हो, इसके अलावा भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे बाल झड़ना, ये भी, या बाल गिरना, ये भी जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स होते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट हो रही है। होता क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज अ स्वेलिंग ऑफ द गट, गट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता आपका जो है वो जो है क्लोएका पर्सन तक जाता है, उसमें गट के अंदर स्वेलिंग हो जाती है एंड इट इज डायग्नोज्ड एज एन एडिमा और रिटेंशन ऑफ वाटर। जो है ये रिटेंशन ऑफ वाटर आपकी बॉडी जो है वो डायग्नोज करती है। Marasmus is characterized as the energy deficiency, एनर्जी की आपकी बॉडी में कमी है। इट कैन अकर इन एनीवन, किसी के साथ भी हो सकती है, विद सीवियर malnutrition। अगेन व्हाट malnutrition, ये आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की तादाद होनी चाहिए थी वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। बट यूजुअली अगर द चिल्ड्रन, बच्चों में ज्यादा होती है। अ चाइल्ड विद marasmus look emaciated, बॉडी वेट इज रिड्यूस टू लेस देन 62% ऑफ द नॉर्मल। यानी कि बॉडी का वेट, अगर फर्ज करें कि एक 16 साल या 18 साल की एज में बॉडी का जो वेट है वो 50 केजी होना चाहिए था, तो उस 50 केजी में से 60% तो रिड्यूस हो गया। 50 केजी का 60 अगर आप निकालेंगे तो ये तकरीबन जो है आपको अराउंड मिलेगा 30 केजीज का। तो ये तो रिड्यूस ही हो गया, यानी कि उस बच्चे की उम्र जो 16 साल में 50 केजी होनी चाहिए थी, वो 20 केजी, 18 केजी, 22 केजी का नजर आएगा। This condition is called as marasmus. So this is all about for today's lecture. Wish you all the best of luck.